नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेपाल में भयंकर आपदा आई है और इस आपदा की रिपोर्टिंग हमारे लिए उस तरह मुमकिन नहीं होती अगर हिमालय टीवी और ऑनलाइन खबर.com के ग्रुप एडिटर उमेश चौहान ने अपने चैनल का यह वीडियो हमारे साथ साझा नहीं किया होता, दिखाने की इजाज़त नहीं दी होती। 105 किलोमीटर तक की यात्रा इस हेलीकॉप्टर ने की है, रसुआ गढ़ी से लेकर देवी घाट तक। पूरी यात्रा के दौरान आप तबाही का मंजर और उसका विस्तार देख सकते हैं। रिपोर्टर हैं दिवाकर पोखरिया, शंकर पंडित और फोटो पत्रकार कमाल परसाई। इन तीनों के हौसले की वजह से हम आपको दिखा पा रहे हैं कि नेपाल में जो आपदा आई है उसने इस इलाके को 105 किलोमीटर तक के इलाके को किस तरह प्रभावित किया है। यह वही रास्ता है जिसके जरिए ग्लेशियर फटने के बाद बर्फ, मिट्टी, कीचड़, चट्टान का मलबा बहते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला गया। दिवाकर और शंकर दिखा रहे हैं कि इन रास्तों में बनी इमारतें, बाजार, खड़ी गाड़ियां, लोग, बस्तियां सब गायब नजर आ रही हैं। सड़क की सड़क गायब है, पूरा इलाका मिट्टी में सना नजर आ रहा है। कमाल परसाई जूम कर दिखा रहे हैं कि मकान के मकान, गाड़ियां, बसें कीचड़ में धंस गई हैं। अंदाजा मिल रहा है कि जान और माल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब की आधिकारिक संख्या, आधिकारिक आकलन करना कुछ दिनों की बात नहीं, काफी वक्त लग जाएगा। टिमुरे एक गांव है जो पूरा गायब हो गया है, रिपोर्टर बता रहे हैं। बस्ती ही उजड़ गई है। यह भी दिखा रहे हैं कि इस जगह पर हेलीपैड था, होटल था, इमारतें थीं, अब कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा कटकर नीचे आ गिरा है। पहाड़ों के पेड़, पत्थर सब उजड़ गए हैं। किनारे आप देखिए कीचड़ के निशान को, कितनी ऊंचाई तक गाद पहुंच गया है, भर गया है, जिसमें यहाँ की बस्तियां, होटल, गाड़ियां सब विलीन हो गई। यह जोखिम भरा रास्ता है 105 किलोमीटर का, जो हिमालय टीवी के रिपोर्टर तय कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि चिनको भंसार कार्यालय भी पूरी तरह गायब हो गया है। रिपोर्टर बता रहे हैं कि इससे आगे चीन का इलाका है, वहां जाने की अनुमति नहीं, इसलिए अब आपको हेलीकॉप्टर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन नेपाल सीमा क्षेत्र को नेपाल तरफ रसुआ तरफ को क्षेत्र आप करीब से देख रहे हैं कि गाड़ियों की क्या हालत है। मकान की छत तक गाद भर गया है, मकान गाद में डूब गए हैं। यहाँ पर राहत के कार्य में लगा एक और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है जो लोगों के बीच पहुंचा है। नेपाल ने 200 से अधिक हेलीकॉप्टर राहत व बचाव कार्य में उतार दिए हैं। एक बार फिर से हेलीकॉप्टर यहाँ अपना रास्ता बदल रहा है और रसुआ गढ़ी बाट से होता हुआ स्याफुरबेसी तर्फ की तरफ बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि भूस्खलन के निशान दिख रहे हैं। स्याफुरबेसी का बाजार, इसकी बस्ती की हालत देखिए, कितना कुछ बह गया है, गाद में दब गया होगा। सड़क की सड़क गायब है। बहुत सारे घर इस इलाके में सुरक्षित भी दिखाई देते हैं। लाग्दैछौँ देख्नुहोस् धुन्चे तर्फको दृश्य, तस्बिर यो धुन्चे तर्फको दृश्य। एक बार फिर से हिमालय टीवी का बहुत शुक्रिया। उनके रिपोर्टर के काम की वजह से हम आप दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि नेपाल में जो आपदा आई है उसका स्वरूप कैसा है, कितना विकराल है। इस आपदा में कई सारी पनबिजली योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। यह नेपाल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैलुंग में यह हेलीकॉप्टर प्रवेश कर रहा है। यहाँ हजारों करोड़ की पनबिजली पैदा करने का एक ढांचा अब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी मुश्किल से यहाँ पर पनबिजली परियोजना का निर्माण हुआ होगा, पहाड़ काटे गए होंगे। अब उसी कटे हुए रास्ते से नदी का ऐसा सैलाब आया कि पनबिजली परियोजना गायब नजर आ रही है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं नुवाकोट के बेत्रावती नदी के इलाके को, मकान के मकान गाद में डूबे नजर आते हैं। नदी लगता है आबादी के बीच आ गई है, इलाका खंडहर हो गया है। रिपोर्टर बता रहे हैं कि कुछ ही ऊंची इमारतें बची रह गई हैं। देख्न सक्छौँ पुरै डुबाएको छ। यो माथिबाट आइरहेको बेत्रावती नदी, बेत्रावती नदी यो बेत्रावती खोला उत्तरबाट आइरहेको छ र यो बेत्रावती एरिया पुरै
देख्न सक्छौँ पुरै खण्डहरमा परिणत भएको छ। यह नुवाकोट की एक जेल है जहां 800 से 900 कैदी बताए जाते हैं। इस तूफान में भी संयोग से यह जेल बच गया है, कैदी बच गए हैं। यह वही पुल है जिसके बहते हुए का वायरल वीडियो आपने देखा होगा। तो इस तबाही में कई सारे पुल इसी तरह गायब हो गए। बेहद जोखिम भरी रिपोर्टिंग है, लेकिन यह रिपोर्टिंग विनाश के स्केल को समझने में मदद करती है। दिवाकर पोखरिया, शंकर पंडित, फोटो पत्रकार कमाल परसाई की रिपोर्टिंग से यह बहस तेज होनी चाहिए कि विकास के नाम पर हमने इन क्षेत्रों का जो हाल किया है, क्या हम प्राकृतिक आपदा को टाल सकते हैं, उसके नुकसान को कम करने की स्थिति में भी हैं? अगर नहीं हैं तो इसके रास्ते में बार बार अपनी योजनाएं, परियोजनाएं और इमारती निर्माणों को लेकर क्यों खड़े हो जाते हैं? आधे घंटे के भीतर अगर किसी नदी का पानी 9 मीटर तक ऊंचा हो जाए, 3 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर नदी का पानी अचानक से उठ जाए, बिजली की गति से बढ़ने लग जाए, तो दुनिया की कौन सी अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो आपको चेतावनी दे देगी कि नदी के रास्ते से हट जाइए, सैलाब आ रहा है? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है भी तो उसका क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? त्रिशूली नदी के किनारे बने पानी की मॉनिटरिंग करने वाले कई सारे सिस्टम इस सैलाब में बह गए हैं। किस तरह की तबाही हुई है, इसका आकलन अभी किया जाता रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर अभी से विद्वान कई तरह के सवालों पर मंथन करने लगे हैं। वायरल वीडियो में आपने यह जगह देखी होगी। यह इलाका है चीन के अधिकार वाले तिब्बत क्षेत्र का। यह इमारत इमिग्रेशन सेंटर की है जो नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर और गोसाई कुंड की यात्रा करने वाले लोग यहीं से गुजरते हैं। जिस नदी पर यह इमारत खड़ी है उसे लेंडे नदी कहते हैं। यही नदी आगे जाकर भोटे कोसी और त्रिशूली नदी में मिलती है, जिनकी बाढ़ के वीडियो वायरल हैं। दुनिया भर में वायरल इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं कि पीछे से मलबे का सैलाब दौड़ा चला आ रहा है, पहाड़ की तरह ऊंचा उठता है और कुछ ही पल में इमिग्रेशन सेंटर को अपनी आगोश में ले लेता है, गायब कर देता है। यहां आसपास खड़ी कई सारी बसों के ऊपर मलबा भर जाता है। जब आप दिल्ली से चीन के दूतावास से वीजा लेकर यहां पहुंचते हैं तो इसी इमिग्रेशन चेक पॉइंट से निकलकर मानसरोवर की तरफ बढ़ते हैं। यही कारण है कि यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद थे। एक कारण और है, यह रास्ता गोसाई कुंड जाने का भी है, जहां रक्षाबंधन के दिन लोग पुराना जनेऊ बदलकर नया धारण करते हैं। 28 अगस्त को जनेऊ पूर्णिमा है, यहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड में लापता लोगों की गैर आधिकारिक संख्या 1500 से 2000 बताई जा रही है। आधिकारिक संख्या 800 से कुछ अधिक ही बताई गई है। इनमें 644 विदेशी पर्यटक हैं। मरने वालों की संख्या 289 पहुंच गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 21 भारतीयों को बचाया गया है और ये सभी तमिलनाडु के हैं। 288 भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मानसरोवर की यात्रा पर गए कुछ भारतीय चीन की तरफ फंसे हुए हैं। चीन ने कहा है कि नेपाल की तरफ उसके भी 100 से अधिक नागरिक लापता हैं। सारी संख्या बदल सकती है और बढ़ भी सकती है। बचाव के काम में 200 से अधिक हेलीकॉप्टर की मदद की लगाई गई है। जीवित, मृत और घायल लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल के जवान गाद में डूबे लोगों को निकाल रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि बचाव दल ने कंधे पर बिठाकर इन्हें निकाला है। इसी से अंदाजा मिलता है बचाव का काम कितना मुश्किल है। नेपाल की कोसे भाटी, त्रिशूली नदियों में जो पहाड़ों से खिसका मलबा आया, कई इलाकों में घुटने से ऊपर तक गाद भर गया है। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के 7000 से अधिक जवान राहत कार्य में लगाए गए हैं। नेपाल की मदद के लिए दुनिया के हर देश को जुट जाना चाहिए। नेपाल की आपदा का संबंध भारत के इलाकों से भी है, इसलिए भारत को भी पूरी मदद करनी चाहिए। मगर इस बार भूकंप के समय जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। अप्रैल 2015 में नेपाल में 9000 से अधिक लोग मारे गए। उस समय भारत की मदद का गोदी मीडिया इतना ज्यादा ढिंडोरा पीटने लगा कि नेपाल की जनता को यह बात चुभ गई। गोदी मीडिया मोदी मोदी करने लगा था।
आप उस समय की रिपोर्टिंग गूगल से निकाल कर देखिए, बहुत कुछ समझने का मौका आपको मिलेगा। इस बार वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेपाल की मदद का आश्वासन दिया है और आम भारतीयों को भी नेपाल के साथ संवेदनशीलता और पूरी ताकत के साथ खड़े रहना चाहिए। हिमालय के क्षेत्र में कोई भी देश विकास के नाम पर पहाड़ों की कटाई करता है, अंधाधुंध कटाई करता है, उसका नुकसान भारत और नेपाल की जनता को उठाना ही पड़ता है। इसीलिए आपदा का यह दुख दोनों देशों का साझा दुख है। अभी तक आई जानकारी के अनुसार सुबह 8:30 बजे के बाद हिमालय पर्वतों में ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर घाटी में गिर गया। लाखों साल से जमे बर्फ के टुकड़े तभी पिघलते हैं जब तापमान बढ़ने लगता है। ग्लेशियर टूटने के साथ अकल्पनीय मात्रा में पानी नदियों के बनाए रास्ते पर पहुंच गया। रास्ते की चौड़ाई कम पड़ने लगी तो उसे चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को तोड़ने लग गया। काठमांडू से केवल 60 किलोमीटर दूर है नेपाल का लैंगटांग नेशनल पार्क। लैंगटांग नेशनल पार्क का यह इलाका नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे पहाड़ों के पास है। यहीं पर 2000 फीट के ग्लेशियर के टूटने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ के मुहाने से टूटकर यह टुकड़ा घाटी में 1 किलोमीटर नीचे गिर गया। घाटी की हालत देखकर जानकारों का कहना है कि यहां केवल मलबा है, ग्लेशियर का अवशेष बचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि इस इलाके में 5.2 का भूकंप दर्ज हुआ। वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या साइस्मिक स्केल में भूकंप की रीडिंग इसलिए आई क्योंकि ग्लेशियर पहले टूटकर गिरा, या फिर भूकंप पहले आया और उसके कारण ग्लेशियर टूटकर गिरा। इसीमोड यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एक संस्था है, इन सवालों की जांच कर रही है। जो दिख रहा है वो यही कि ग्लेशियर टूट रहे हैं और उसके कारण पहाड़ टूट रहे हैं। पानी, कीचड़, बर्फ, पत्थर, इन सब का सैलाब लेंडे नदी की तरफ दौड़ा, जो आगे भोटे कोसी, त्रिशूली और नारायणी नदी में भयावह बाढ़ का रूप लेने लगा और बिहार की नदियों के लिए भी खतरा बन गया। गंडक नदी तक इसकी आशंका पहुंच गई है। जाहिर है अलग अलग कारण होंगे और इन कारणों के बारे में जानना जरूरी है, मगर एक कारण जो सभी को दिख रहा है, हमेशा दिखता है, उसके बारे में जानने के लिए क्या नया है। सबको पता है जल विद्युत परियोजनाओं, हाईवे के निर्माण और अंधाधुंध इमारती निर्माण ने अच्छा खासा हिमालय के क्षेत्रों को कमजोर बना दिया है। नेपाल की आपदा का स्केल इसीलिए बहुत बड़ा है। पिछले साल उत्तराखंड के धराली में जब खीर नदी में बादल फटने से सैलाब आया और एक बस्ती गायब हो गई, उसके कारण भले तकनीकी रूप से अलग हो, मगर जलवायु परिवर्तन, बेतरतीब विकास और अतिक्रमण को आप अलग नहीं कर सकते। वो तो आंखों से दिख रहा है। पनबिजली परियोजनाओं और पर्यटन नेपाल के लिए भी जरूरी हैं और भारत के पर्वतीय राज्यों के लिए भी। लेकिन क्या हम उस जरूरत और विकास में संतुलन बना पा रहे हैं? अपने मुनाफे और जरूरत के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? आज तक हमने नहीं सुना कि किसी आपदा के बाद भारत के पर्वतीय राज्यों ने अपनी विकास की नीति में बदलाव किया है, किसी प्रोजेक्ट को वापस किया है या रोका है। जैसा चल रहा होता है वैसा ही चलता चला जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिमालय का इलाका क्षणभंगुर है, इसलिए पनबिजली परियोजना अब रोकी जा रही है। सरकारें जिद पर अड़ जाती हैं। आजकल एक नया नशा आया है पर्यटकों की संख्या का। सरकारें दावा करने लग जाती हैं कि इस साल इतने लाख पर्यटक आए, इतने लाख तीर्थयात्री आए, मगर लाखों लाख करोड़ों तीर्थयात्री पर्यटक को जुटाने के क्रम में जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी तरफ कब ध्यान जाएगा? पिछले साल चीन ने तिब्बत की यारलोंग ज़ैंगबो नदी पर मेगा डैम बनाने का काम शुरू किया। यह वही नदी है जो आगे चलकर भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। बताया जाता है कि पूरा होने पर यह दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सबसे बड़ा सोर्स बन जाएगा। चीन चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना दे, लेकिन क्या यह इलाका इतना बोझ सहन कर सकता है? 26 अगस्त की बाढ़ ने नेपाल के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिए। रसवागढ़ी में 111 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इससे ऊपर त्रिशूली समेत 13 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं।
डैम बनाकर बिजली का वादा किया जाता है, लेकिन एक बाढ़ में, एक भूस्खलन में या फ्लैश फ्लड में डैम बर्बाद हो जाता है। यह पूरा इलाका बिजली के ग्रिड से अलग हो चुका होगा। 19 से अधिक मोटर योग्य पुल और मुख्य राजमार्ग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। नेपाल में जो आपदा आई है उसका कारण केवल प्राकृतिक नहीं हो सकता। उन कारणों को बनाने में प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है विकास के नाम पर, उसकी भूमिका आप कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे? कार्बन उत्सर्जन में नेपाल का योगदान नगण्य है, लेकिन उसके कारण तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नुकसान नेपाल को ज्यादा से ज्यादा उठाना पड़ रहा है। नेपाल के साथ साथ भारत को भी इन सभी चीजों पर पहले के आपदाओं के संबंध में बात हो चुकी है और इस बार भी की जा रही है। आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम का झांसा दिया जाएगा कि आपदा की चेतावनी पहले दे दी जाएगी। पहले तो इसी को लेकर बहस होने लगी कि अगर नेपाल और चीन के बीच करार भी है तो चीन को अर्ली वार्निंग जारी करनी चाहिए थी या नेपाल को। सिस्टम तो एक ही होगा, चाहे जिसके भी हिस्से में ग्लेशियर पिघला हो। जब दोनों देशों में करार है तो कुछ कनेक्शन तो सिस्टम में भी होना चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं हुई। अर्ली वार्निंग सिस्टम बेकार है। वैज्ञानिकों के बयान छप रहे हैं कि कुछ दिनों से बर्फ का पिघलना देखा जा रहा था। हो सकता है इसका भी ग्लेशियर के टूटने में हाथ रहा हो। अगर यह पहले ही नोट कर लिया गया था तब फिर चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई? ओ माय गॉड यार, तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए वार्निंग सिस्टम के नाम तरह तरह से बदल दिए जाते हैं। जैसे बाढ़ संबंधित चेतावनी के बदले अब मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गया है। पहले बाढ़ की चेतावनी का अलग सिस्टम बना, फिर लगा कि भूस्खलन, भूकंप, ग्लेशियर से जुड़ा चेतावनी सिस्टम भी बना डालते हैं ताकि जनता को लगे सरकार कुछ कर रही है, टेक्नोलॉजी कुछ कर रही है। फिर सबको मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया। तो इस तरह की वार्निंग सिस्टम में अब इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। 2024 में नेपाल के लिए विश्व बैंक भी $150 मिलियन की योजना मंजूर करता है और नतीजा आप देख रहे हैं। यही बात भारत के लिए भी सच है। ग्लेशियर के गिरने के करीब 20 मिनट बाद भोटे कोसी नदी घाटी का पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। आधे घंटे के अंदर ही त्रिशूली नदी कुछ जगहों पर 9 मीटर से भी ज्यादा ऊपर चली गई। नेपाल के मलेखु इलाके में आधे घंटे में पानी 7 मीटर से ऊपर चला गया। हिमालय के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसानों को कम तो कर सकते हैं। नेपाल में भी, भारत में भी नदियों के रास्तों पर मकानों के निर्माण की अनुमति किसने दी? इन क्षेत्रों में सारे निर्माण अवैध नहीं होते। बहुत सारी सरकारी इमारतें भी बनी होती हैं, सरकारी कॉलोनियां होती हैं, सरकारी परियोजनाएं होती हैं। इन सब पर बात कीजिए, अब नहीं तो कब करेंगे? केवल अर्ली वार्निंग सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते। इस तरह का सिस्टम बकवास होता है। असम में भी यही देखा गया। हिमालय का एक छोर असम तक जाता है। उत्तरी असम में इस बार ऐसी बाढ़ आई जो पिछले 50 साल में नहीं आई। यह इलाका बाढ़ के लिए नहीं जाना जाता है। लोगों की जीवन भर की पूंजी तबाह हो चुकी है। यहां भी अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं आया। इस सिस्टम को लेकर बहस हो रही है। किसी को पता नहीं चला कि ऐसी भयंकर बाढ़ आ सकती है, आने वाली है, ताकि अपने जान माल और मवेशी की रक्षा पहले से कर सकें। असम की बाढ़ की बहुत कम चर्चा हुई। उससे ज्यादा चर्चा तो गुरुग्राम में बारिश और भ्रष्टाचार के प्रकोप के कारण आई आपदा की हो गई। वैसे चर्चा से भी कुछ नहीं हो रहा। गुरुग्राम की चर्चा असम से ज्यादा होती है, फिर भी गुरुग्राम की हालत हर साल वही होती है। हर साल यही कहा जाता है, कुछ भी नहीं हुआ। भारत की जमीन से नेपाल को देखेंगे तो लगेगा सीधा खड़ा पर्वतीय देश है। ढलान बहुत ही तीव्र है। मैदानी इलाके से 200 किलोमीटर दूर ही माउंट एवरेस्ट की चोटी है। पहाड़ सर पर खड़े दिखाई देते हैं।
इसी का नतीजा है कि पहाड़ों से जो पानी नीचे उतरता है उसका वेग नेपाल में भी ज्यादा होता है और भारत आते आते बहुत ज्यादा हो जाता है। चितवन नाम के इलाके से 64 शव निकाले गए हैं, जबकि यह इलाका बाढ़ के इलाके से 200 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि लोग बहते बहते यहां तक आ गए होंगे। नेपाल के हिस्से वाले हिमालय में 6000 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। जून से सितंबर के बीच इनमें पानी का बहाव बढ़ जाता है। हिमालय पर्वतमाला भूकंप के हिसाब से भी संवेदनशील है, इसीलिए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के खतरे इन महीनों में कई गुना बढ़ जाते हैं। केवल 20 मिनट में, याद रखिएगा, भोटे कोसी नदी घाटी में पानी का स्तर इतनी तेजी से ऊपर उठा कि देखते देखते रसवागढ़ी और नुवाकोट के जिलों में 105 किलोमीटर की दूरी तक सैलाब पहुंच गया। वहां जो तांडव शुरू हुआ वो तिमुरे, स्याफ, रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बत्तर और देवी घाट समेत कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता चला गया। पिछले साल इसी इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी, तब कारण कुछ और था। इस साल उससे भी भयंकर आपदा आई, अब कारण कुछ और है। इस साल तो बारिश भी कम हुई, तब भी बाढ़ जैसी आपदा आ गई। जिस साल बारिश ज्यादा होती है उस साल तो बाढ़ आती ही है। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में 1 महीने पहले की तस्वीर है और बाढ़ के बाद की तस्वीर है। दोनों के बीच की तुलना है। अगस्त के महीने में नदियां पतली सी रेखा की तरह लग रही, मगर सैलाब के बाद उनका आकार चौड़ा होता जाता है। नेपाल राष्ट्रीय विपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इसका संदेश यह है कि 50 साल में अगर किसी नदी में बाढ़ नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके किनारे रिसोर्ट बना लीजिए, बस्ती बसा लीजिए, पनबिजली परियोजना लगा दीजिए। जो नदी का रास्ता है वो करोड़ों वर्षों में बना है। वह नदी का हमेशा हमेशा के लिए रास्ता है। कभी न कभी नदी उस पर लौट कर आती है। अगर इस रास्ते में आबादी इतनी घनी नहीं होती तो शायद नुकसान भी उतना नहीं होता। मगर यह बात ना तो नेपाल की सरकार समझेगी, ना चीन की, ना भारत की। नेपाल की यह आपदा अपनी तरह की पहली त्रासदी नहीं है। पर्वतीय इलाके में हर साल ऐसी कोई ना कोई त्रासदी आती है जिसे अभूतपूर्व बताया जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है, और हर बार ही वादे किए जाते हैं कि सुधार होगा, नया सिस्टम आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, बदलाव होगा, मगर होता कुछ भी नहीं। हर साल यहां के लोगों की जिंदगी इस तरह की आपदाओं के कारण कई कई दशक पीछे चली जाती है, मगर सरकारों की कहीं कोई जवाबदेही तय नहीं होती, उनकी योजनाओं में बदलाव नहीं होता। पहाड़ों और नदियों में अवैध खनन होते जा रहे हैं, एक कानून तक लागू नहीं हो पाता है। ये सारे सवाल हमसे, आपसे, भारत से, नेपाल से, भूटान से जवाब मांग रहे हैं। मगर सबसे पहले जरूरी है कि जो आपदा आई है नेपाल में, उसके बचाव में, पुनर्वास में नेपाल के पड़ोसी देश क्या कर सकते हैं, भारत क्या कर सकता है। जो भी किया जा सकता है तुरंत और खुले दिल से किया जाना चाहिए। नेपाल को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।